गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट मतलब कि जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। डायमेंशन के हमने यूजेस देखे थे। कितने यूजेस थे बेटा? 3। पहला यूजेस था कि फिजिकल जो क्वांटिटीज है या फॉर्मूलाज है उनकी करेक्टनेस को चेक करना। दूसरा जो यूजेस था वो था आपके पास कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक वैल्यू को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ वैल्यू के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और जो थर्ड यूजेस है बेटा वो है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना। जैसे बात करता हूँ, आपने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है सर? हाफ mv²। इसी तरीके से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है सर mv² अपॉन में क्या, r। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास वर्क डन होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो आप कुछ चीज नोटिस कर रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मास पर, एक वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। तो अब किसको सपना आया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास के प्रोपोर्शनल होगा और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बट जो सर्कुलर रेडियस है उसके साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर के साथ रिलेशनशिप कैसा है इसका? इनवर्सली। वर्क डन फोर्स के प्रोपोर्शनल बोल सकते हो और वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के भी क्या बोल सकते हो बेटा? प्रोपोर्शनल आप लोग बोल सकते हो। तो ये रिलेशनशिप कैसे पता लगे हमें, ये चीज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस की एक बड़ी लिमिटेशंस ये है कि जब आप डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए किसी फॉर्मूला को ड्राइव करते हो तो उससे फॉर्मूले में जो कांस्टेंट चल रहे हैं, कांस्टेंट का मतलब कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हाफ चल रहा है, किसी के अंदर एक्सपेंशन आ गया, किसी के अंदर लॉग आ गया, किसी फॉर्मूले के अंदर आपके पास मान लीजिए बात करते हैं कांस्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो अगर ऐसी चीज किसी फॉर्मूले में आ रही है तो इस चीज को आप डायमेंशन के थ्रू पता नहीं कर सकते कि ये वैल्यू कितनी आएगी। डायमेंशन के थ्रू जो मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ वो बना सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा mv²। हाफ के बारे में मुझे पता नहीं लगेगा। अब सर हाफ अगर आपको डायमेंशन के थ्रू पता नहीं लग रहा तो हाफ आया कैसे? जब प्रैक्टिकल किया गया तो पता लगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, दैट इज हाफ आपके पास। जैसे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रही होगी बेटा? 1। यहाँ पे भी कांस्टेंट कितना रहा होगा? 1। तो जो कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में अब डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कंसीडरेशन नहीं बना सकते या फॉर्मूला नहीं बता सकते आप लोग कि कौन से फॉर्मूला में कौन सा कांस्टेंट आएगा। जो दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि आप जो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हो उसके अंदर मान लो s बराबर कितना है, ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कितनी क्वांटिटीज के लिए है? 2 क्वांटिटी के लिए है और उनके बीच में क्या हो रहा है बेटा? एडिशन। तो इस टाइप के फॉर्मूले आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप डेवलप नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आप केवल वो ही फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहे हो। जो एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन में होंगे उनको आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो इन 2 बातों का आप ध्यान रखोगे। अब ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे किए जाते हैं उसके मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, बाकी सारे ठीक उसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस आपको फिर प्रैक्टिस करनी है उन चीजों की। ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले मान लीजिए मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होता है mv²/r। रियल फॉर्मूला तो यही है, बट मुझे सपना थोड़ी आएगा कि ये mv²/r रहेगा। मुझे कल इतना सा पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 3 चीजों पे रिलेट करता है, एक मास पे, एक वेलोसिटी के ऊपर और एक रेडियस के ऊपर। तो मैं तो ऐसा मान के चलूंगा। आपको कैसे करना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास के क्या है, प्रोपोर्शनल। अब मास की पावर 1 बनेगी, 2 बनेगी, -1 बनेगी, -2 बनेगी, ये भी हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग मास की पावर क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा? 1। इसी तरीके से मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के, और ये वेलोसिटी की पावर b के क्या रहा होगा? प्रोपोर्शनल, और जो फोर्स है वो रेडियस की पावर c के क्या है? प्रोपोर्शनल। इतनी चीज मैं अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर लूंगा। अब ये 3 इक्वेशन होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों कंबाइन करोगे तो आपको पता लगेगा फोर्स प्रोपोर्शनल है m की पावर a, b की पावर b और r की पावर क्या? c। ध्यान दीजिए
फिजिक्स में जब भी आप किसी को रिलेट करते हैं लाइक प्रोपोर्शनल, तो जब प्रोपोर्शनल को रिमूव किया जाता है तो यहाँ कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट कितना है बना लो बेटा, के, और ये होगा m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो कांस्टेंट k आएगा उसकी वैल्यू 1 ले लेना। तो आप k की जगह क्या कंसीडर कर लोगे बेटा 1, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m की पावर a, b की पावर b और r की पावर क्या c। ये मेरा फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 4। ये फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो जाएगा अगर मुझे इनके पावर a, b, c की वैल्यू पता लग जाए। अब वापिस से डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट टर्म याद करो। अगर ये फॉर्मूला सही है तो जो LHS पार्ट में डायमेंशन होगी और RHS पार्ट में जो डायमेंशन होगी वो करेक्ट होगी। सही बात। अरे जो LHS में और RHS में जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, करेक्ट। तो हम इसी चीज को यूज करते हैं कि अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS, ऐसा लिख सकता हूं मैं। LHS में कौन है, फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है पहले भी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, याद रखो m1 l1 t - 2 किसकी डायमेंशन है, फोर्स की। इधर देखो कौन है, मास। मास का डायमेंशन क्या होता है सर, m1 की पावर क्या चल रही सर, a, ठीक है। फिर कौन है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है सर, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है पास l1 t - 1। अरे भाई वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर की क्या लिखोगे, l1, सेकंड की t1 ऊपर लेके जाओगे तो l1 t - 1। इसलिए वेलोसिटी डायमेंशन रख दी मैंने l1 t - 1 की होल पावर क्या चढ़ रही बेटा, v आपके पास। नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट कौन है, रेडियस। रेडियस का मेजरमेंट किसमें करते हो, मीटर में। तो मीटर की डायमेंशन क्या बनेगी बेटा, l1 की पावर क्या c। कुछ नहीं किया मैंने, बस LHS और RHS के जितने भी टर्म थे उनकी डायमेंशन रखी है और उनको आपस में क्या कर दिया है, इक्वल। इसको एज इट इज कंसीडर करो m1 l1 t - 2 इक्वल टू, आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होते हैं। डेट मीन m की पावर 1 मल्टीप्लाई a, m की पावर a हो जाएगा, l की पावर 1 मल्टीप्लाई b, l की पावर b, t की पावर -1 मल्टीप्लाई b, t की पावर -b, L की पावर 1 मल्टीप्लाई c, तो ये हो जाएगा L की पावर क्या c, ठीक है। कुछ नहीं, m1 l1 t - 2। अब जो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, l। m तो अकेला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो l कितनी बार है, 2 बार। दोनों के बेस l है तो पावर ऐड होगी b + c, और t की पावर कितना हो जाएगा, -b। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, बराबर है, तो मास के पावर को मास से कंपेयर कर देना, लेंथ के पावर को लेंथ से, और टाइम के पावर को टाइम से। मास की पावर यहाँ कितनी है, a, यहाँ कितनी है 1, डेट इज a की वैल्यू कितनी है 1। फिर b + c की वैल्यू कितनी है सर 1। फिर -b की वैल्यू कितनी है -2। ये माइनस से माइनस तो कट गया तो पता लगा b की वैल्यू कितनी आ रही है 2। b की वैल्यू यहाँ रखो तो आपके पास क्या पता लगेगा, 2 + c बराबर कितना होता है 1। 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, c बराबर कितना हो जाएगा -1। तो देखो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। देन करना क्या है आपको बेटा, जो आपने फॉर्मूला बनाया इक्वेशन नंबर 4 को यूज करो। f = क्या, m की पावर a, और a की वैल्यू कितनी आई बेटा 1, a की वैल्यू कितनी आई 1। फिर b की पावर b, अब b की वैल्यू कितनी है सर 2 रख दो 2, और r की पावर c की वैल्यू कितनी है सर -1। अरेंज करो इसको, m v² पावर नेगेटिव है, नीचे लाओगे पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा +1। अब 1 पावर लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क है नहीं पड़ता। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या रहा होगा बेटा, m v² अपॉन में क्या r, कितना रहा होगा m v² अपॉन में r। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूं। नेक्स्ट ध्यान दे बच्चा पार्टी, एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। मान लीजिए ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे एक बॉब आपके पास अटैच है, दैट ऑक्सिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको यहाँ लेके जाओगे तो ये ऐसे क्या करेगा, ऑक्सिलेट करेगा आपके पास, ठीक है।
ग्रेविटी की वजह से। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, इसका जो ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड इन टर्म पे डिपेंड करता है। मास m ऑफ द पोल, इसका मास कितना मान लेते हैं बेटा m। तो हमें पता है कि फॉर्मूला ड्राइव करना आगे जाके, तो हम बोलेंगे जो टाइम पीरियड है वो मास की पावर a के क्या है प्रोपोर्शनल, जिस चीज पर डिपेंड करता है उसके प्रोपोर्शनल कर लेंगे हम लोग और उसकी पावर कुछ कंसीडर कर लेंगे, x y z कंसीडर कर लो, a b c d कंसीडर कर लो। लेंथ ऑफ l ऑफ द पेंडुलम, इस पेंडुलम की जो लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है टाइम पीरियड, तो डिपेंड कर रहा है l की पावर c मान लेते हैं। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी इसके ऊपर एक्सीलरेशन लगा रही है उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए g की पावर क्या मान ली बेटा मैंने c कंसीडर कर ली। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इस टाइम पीरियड, तो इस टाइम का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है किसके मेथड को, डायमेंशन मेथड को यूज करते हुए, और कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है बेटा 2 पाई आपको कंसीडर करनी है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर a l की पावर b और g की पावर कितनी c। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आएगा बेटा k m की पावर a l की पावर b और g की पावर c। k की जगह कितना लेना है हमें 2 पाई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर 2 पाई m की पावर a l की पावर b और g की पावर c। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये फॉर्मूला क्या है बेटा करेक्ट है, तो LHS पार्ट के डायमेंशन और RHS पार्ट के डायमेंशन क्या आएंगे बेटा सेम। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS आर इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS, ठीक है। LHS में कौन है बेटा टाइम है, तो टाइम का तो मेजरमेंट किसमें होगा सेकंड में, तो डायमेंशन क्या बनेगा मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में कितना लिख दोगे 1, खत्म कहानी। 2 पाई कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन फॉर्म नहीं होगी। m क्या है मास, तो मास में डायमेंशन कितनी m1 और उसकी पावर क्या चढ़ रही है बेटा a, ठीक है। उसके बाद में कौन है लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट किसमें करोगे मीटर में, डायमेंशन बनेगी l1 की पावर कितनी b। g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ध्यान रखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का डायमेंशन l1, सेकंड स्क्वायर का कितना t2, t2 को ऊपर लेके जाओगे l1t-2 आपके पास, तो इसकी डायमेंशन लिखोगे l1t-2 की पावर कितनी बेटा c आपके पास। सोल्व करो इस चीज को, ये हो जाएगा m0 l0 t1 इक्वल टू, देखो पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई होगी, m की पावर a, फिर l की पावर b, फिर l की पावर c और फिर l की पावर सॉरी टाइम ना, टाइम की पावर माइनस का 2c। बेस सेम होते हैं, पावर ऐड कर दी जाती है, m0 l0 t1 ठीक है इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर कितना बेटा माइनस का 2c आपके पास। अब अगर ये करेक्ट है तो हम लोग इनके जो डायमेंशन है उनको कंपेयर कर सकते हैं, मास को मास से कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ से और टाइम को टाइम से। मास की पावर कितनी a, यहाँ कितनी है 0, मतलब a की वैल्यू कितनी है 0, b प्लस c की वैल्यू कितनी है 0, b प्लस c की वैल्यू है 0, माइनस 2c बराबर है 1 के, माइनस के 2c बराबर है 1 के, तो c बराबर क्या लिख दोगे, तो यहां से c बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखो c की, तो यहाँ रखोगे b c की जगह माइनस 1/2 इक्वल टू 0, माइनस 1/2 को उधर भेजोगे तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस के 1/2, तो a की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस 1/2 और b की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास प्लस के 1/2। कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें वैल्यू रख देनी है, t इक्वल टू कितना चल रहा है सर 2 पाई m की पावर a कितना आया सर 0, रख दो 0, फिर l की पावर b कितना आया है b सर b आया आपके पास प्लस हाफ, फिर g की पावर c कितना आया माइनस के हाफ, ठीक है। t इक्वल टू एक चीज याद रखो एनी कि c की भी पावर अगर 0 आ रही है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, चाहे यहाँ x y z हो, चाहे यहाँ पे 10 12 15 हो, चाहे यहाँ पे 10 लाख 15 लाख कुछ भी हो, अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 आएगी आपके पास, तो वैल्यू 1 रखोगे। ये तो हो गया 2 पाई, ये हो गया 1, ये l की पावर हाफ रखो, ये माइनस है नीचे लेके जाओगे l की पावर कितनी हो जाएगी बेटा प्लस हाफ। अब देखो l नहीं
सर जी गलतियां कर रहे हैं सर, है ना। अब देखो पावर दोनों में क्या है, कॉमन है, ये तो आपको सब पता है ना कि x की पावर a और x की पावर 2 और y की पावर 2 हो तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन y का होल स्क्वायर। पावर्स सेम होनी चाहिए, सेम काम यहाँ कर लो, पावर सेम है हाफ, तो इसको लिख दो कितना बेटा 2 पाई l अपॉन g की पावर कितनी बेटा हाफ। अब किसी की पावर हाफ होती है मतलब उसका अंडर रूट है वो, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो ये क्या हो गया बेटा इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी उस सिंपल पेंडुलम का आपके पास। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, इसी टाइप और क्वेश्चन आपको अपनी बुक से बेटा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे 4 करा दूं ऐसे मेथड वही रहने वाला है। तो अगर आपको मेथड समझ में आता है तो इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब खुद से प्रैक्टिस करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और कोई डाउट रहता है तो आप ऐसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी आरबीसी सिलेबस का फायदा मिल सके बेटा। वैसे आरबीसी नहीं बोलना चाहिए, अब तो एनसीईआरटी लग गया आपके, तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं बेटा हम लोग।